नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिलायंस क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, मुख्यालय और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कहाँ हैं, मैनेजमेंट कैसा है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, PE, ROE, ROCE और बुक वैल्यू क्या बताते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो सकती है, शेयर अभी क्यों गिरा, टेक्निकल चार्ट की पूरी स्थिति क्या है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस कैसी कंपनी है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आज रिलायंस को बाय करें, सेल करें या होल्ड करें। पॉइंट नंबर 1, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शुरुआत धीरूभाई अंबानी ने की थी और आज कंपनी का नेतृत्व मुकेश डी अंबानी कर रहे हैं। रिलायंस आज केवल ऑयल और रिफाइनिंग कंपनी नहीं रह गई है। इसके प्रमुख बिजनेस हैं ऑयल टू केमिकल्स यानी O2C, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, जियो डिजिटल सर्विसेज, रिलायंस रिटेल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, न्यू एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, कंज्यूमर और FMCG बिजनेसेस। यानी रिलायंस ने एक ही बिजनेस पर निर्भर रहने के बजाय कई बड़े ग्रोथ इंजन्स तैयार किए हैं। कंपनी की 2025-26 एनुअल रिपोर्ट में भी रिटेल, डिजिटल सर्विसेज, मीडिया ऑफ द एंटरटेनमेंट और न्यू एनर्जी को नए ग्रोथ इंजन्स के रूप में प्रमुखता दी गई है। पॉइंट नंबर 2, हेडक्वार्टर और ऑफिस कहाँ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का कॉर्पोरेट ऑफिस है मेकर चैम्बर्स 4, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021, महाराष्ट्र। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यही कॉर्पोरेट ऑफिस एड्रेस दिया गया है। रजिस्टर्ड ऑफिस भी मेकर चैम्बर्स 4, नरीमन पॉइंट, मुंबई में है। पॉइंट नंबर 3, रिलायंस की फैक्ट्रीज कहाँ हैं। रिलायंस के मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस पूरे भारत में फैले हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन है जामनगर, गुजरात। जामनगर में रिलायंस का दुनिया के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड सिंगल साइट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्सेस में से एक है। इसके अलावा कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस में हजीरा, दहेज, वडोदरा, नागोठाने, पातालगंगा, सिलवासा, बाराबंकी, होशियारपुर जैसे स्थान शामिल हैं। रिलायंस की ऑफिशियल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन लिस्ट इन लोकेशंस की पुष्टि करती है। न्यू एनर्जी के लिए जामनगर में धीरूभाई अंबानी ग्रीन गीगा कॉम्प्लेक्स भी विकसित किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 4, जामनगर रिफाइनरी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। जामनगर रिलायंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक है। यहाँ रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स और अन्य डाउनस्ट्रीम फैसिलिटीज एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम में काम करती हैं। कंपनी के अनुसार जामनगर कॉम्प्लेक्स विभिन्न ग्रेड्स के क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने की फ्लेक्सिबिलिटी रखता है और इसमें रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल तथा गैसिफिकेशन जैसी कई इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज हैं। यही इंटीग्रेशन रिलायंस को ग्लोबल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल मार्केट में मजबूत कंपेटिटिव एडवांटेज देता है। पॉइंट नंबर 5, मैनेजमेंट कौन देखता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मुकेश डी अंबानी। कंपनी के बोर्ड में अगली पीढ़ी की लीडरशिप भी दिखाई देती है। आकाश अंबानी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ईशा अंबानी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अनंत अंबानी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसके साथ कई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी बोर्ड में हैं। पॉइंट नंबर 6, मैनेजमेंट कैसा है। मेरी राय में रिलायंस का मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी के मामले में मजबूत है। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं जामनगर रिफाइनरी, जियो का टेलीकॉम एक्सपेंशन, रिलायंस रिटेल का स्केल अप और अब न्यू एनर्जी में बड़े इन्वेस्टमेंट्स। मुकेश अंबानी ने रिलायंस को ट्रेडिशनल एनर्जी कंपनी से एक डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर और एनर्जी कंग्लोमरेट की दिशा में आगे बढ़ाया है। मैनेजमेंट रेटिंग 4.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। लेकिन इन्वेस्टर को ये भी देखना चाहिए कि इतने बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण कैपिटल एफिशिएंसी और रिटर्न रेशियोज पर दबाव रह सकता है। पॉइंट नंबर 7, फंडामेंटल पैरामीटर्स। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। लेटेस्ट एक्सेसिबल कंसोलिडेटेड डेटा के अनुसार लगभग पैरामीटर स्थिति और मेरी राय PE 24x रीजनेबल, बुक वैल्यू 668 रुपये, मजबूत एसेट बेस, ROE 8.9%, सामान्य से कम, ROCE 10.3%, सुधार की गुंजाइश, डिविडेंड यील्ड 0.45%, कम, मार्केट कैप 18 लाख करोड़ रुपए, मेगा कैप। ये आंकड़े स्क्रीनर के कंसोलिडेटेड डेटा से लिए गए हैं। मार्केट प्राइस और रेशियोज रोज बदल सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, PE रेशियो अच्छा है या खराब। लगभग 24 के आसपास का कंसोलिडेटेड PE रिलायंस के लिए बहुत ज़्यादा महंगा नहीं कहा जा सकता, खासकर जब कंपनी के पास जियो, रिटेल और न्यू एनर्जी जैसे फ्यूचर ग्रोथ बिजनेसेस हैं।
लेकिन रिलायंस की तुलना किसी सामान्य रिफाइनरी कंपनी से करना सही नहीं होगा, क्योंकि रिलायंस के वैल्यूएशन में O2C प्लस जियो प्लस रिटेल प्लस न्यू एनर्जी प्लस मीडिया सभी बिजनेसेस का फ्यूचर वैल्यू शामिल है। पीई रेटिंग 4 स्टार। पॉइंट नंबर 9, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE लगभग 9% के आसपास है। ये किसी हाई क्वालिटी कंज्यूमर या एसेट लाइट कंपनी के मुकाबले बहुत शानदार नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि रिलायंस एक कैपिटल इंटेंसिव कंग्लोमरेट है और लगातार बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, इसलिए यहाँ केवल ROE देखकर कंपनी को खराब कहना सही नहीं होगा। ROE रेटिंग 3 स्टार। पॉइंट नंबर 10, ROCE। ROCE लगभग 10% के आसपास है। ये ठीक है, लेकिन बहुत शानदार नहीं। आने वाले वर्षों में अगर जियो, रिटेल और न्यू एनर्जी बिजनेसेस ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करते हैं तो कंसोलिडेटेड ROCE में सुधार की संभावना बन सकती है। ROCE रेटिंग 3 स्टार। पॉइंट नंबर 11, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू लगभग 668 रुपये प्रति शेयर के आसपास है। अगर शेयर प्राइस लगभग 1330 रुपये के आसपास हो तो स्टॉक बुक वैल्यू के करीब 2 गुना से थोड़ा अधिक पर ट्रेड करता है। लेकिन रिलायंस जैसी डाइवर्सिफाइड कंपनी में केवल प्राइस टू बुक देखकर वैल्यूएशन तय करना पर्याप्त नहीं है। पॉइंट नंबर 12, लेटेस्ट बिजनेस परफॉर्मेंस। जून 2026 क्वार्टर में रिलायंस ने मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ दिखाए। कंसोलिडेटेड सेल्स लगभग 3.09 लाख करोड़ रुपए रही। स्क्रीनर के क्वार्टरली डेटा में जून 2026 कंसोलिडेटेड सेल्स 3,09,468 करोड़ रुपए दिखाई गई है। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 27 में जियो की प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और O2C बिजनेस में रिकवरी दिखाई दी। रॉयटर्स के अनुसार अप्रैल से जून 2026 क्वार्टर में O2C रेवेन्यू लगभग 30% और EBITDA लगभग 17% बढ़ा, हालांकि कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पर पिछले साल के हाई बेस का असर रहा। पॉइंट नंबर 13, रिलायंस का शेयर अभी क्यों गिरा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। रिलायंस का शेयर जनवरी 2026 में लगभग 1,611 रुपये के 52 वीक हाई तक गया था। अगस्त की शुरुआत में ये लगभग 1280 से 1330 रुपये के जोन में रहा। 7 अगस्त 2026 को स्टॉक लगभग 1331 रुपये 55 पैसे पर बंद हुआ, जो 52 वीक हाई से लगभग 17% नीचे था। गिरावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, O2C साइक्लिकलिटी। रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल मार्जिन्स ग्लोबल कमोडिटी साइकिल पर निर्भर करते हैं। दूसरा, हैवी कैपेक्स। रिलायंस लगातार जियो, रिटेल और न्यू एनर्जी में बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। तीसरा, रिटर्न रेशियोज। ROE और ROCE अभी बहुत ऊंचे स्तर पर नहीं हैं। चौथा, मार्केट एक्सपेक्टेशंस। रिलायंस से इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी हैं, इसलिए अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद स्टॉक में करेक्शन आ सकता है। पांचवां, टेक्निकल वीकनेस। स्टॉक लंबे समय तक की मूविंग एवरेजेस के नीचे रहा, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ा। पॉइंट नंबर 14, टेक्निकल चार्ट की पूरी स्थिति। अब सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एनालिसिस। 7 अगस्त 2026 को रिलायंस लगभग 1331 रुपये 55 पैसे पर बंद हुआ। इसका 52 वीक हाई करीब 1611 रुपये 20 पैसे है। हाल के महीनों में स्टॉक ने 1250 रुपये के आसपास सपोर्ट जोन बनाया है। टेक्निकल पिक्चर को मैं इस तरह देखता हूँ। मेजर सपोर्ट रुपये 1250 से 1270। यह जोन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह सपोर्ट टूटता है और स्टॉक सस्टेन्ड बेसिस पर नीचे जाता है तो वीकनेस बढ़ सकती है। दूसरा सपोर्ट रुपये 1200 से 1220। यह अगला महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल या सपोर्ट जोन माना जा सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस रुपये 1350 से 1380। इसके ऊपर सस्टेन्ड ब्रेकआउट आने पर सेंटिमेंट मजबूत हो सकता है। मेजर रेजिस्टेंस रुपये 1450 से 1500। यहाँ सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस रुपये 1600 से 1620। यही रीसेंट 52 वीक हाई जोन है। पॉइंट नंबर 15, 50 DMA और 200 DMA। टेक्निकल डेटा के अनुसार अगस्त की शुरुआत में रिलायंस ने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रिकवरी की कोशिश की, लेकिन स्टॉक अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे रहने के कारण लॉन्ग टर्म ट्रेंड पूरी तरह बुलिश नहीं माना जा सकता। इसलिए मेरी टेक्निकल रेटिंग है शॉर्ट टर्म न्यूट्रल टू पॉजिटिव, मीडियम टर्म न्यूट्रल, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव। पॉइंट नंबर 16, स्विंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। अगर कोई ट्रेडर रिलायंस में स्विंग ट्रेड करना चाहता है तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्ट्रैटेजी 1, ब्रेकआउट। अगर स्टॉक रुपये 1380 के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ सस्टेन करता है तो बुलिश मोमेंटम बन सकता है। पॉसिबल जोन्स रुपये 1430 से रुपये 1480।
स्टॉप लॉस को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के नीचे रखा जा सकता है। स्ट्रैटेजी 2, सपोर्ट बाइंग। अगर स्टॉक रुपये 1250 से 1270 के जोन में स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न बनाता है और वॉल्यूम सपोर्ट मिलता है तो स्टैगर्ड बाइंग पर विचार किया जा सकता है, लेकिन सपोर्ट टूटने पर एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट, स्विंग ट्रेडिंग में पूरा कैपिटल एक साथ लगाना उचित नहीं है। पॉइंट नंबर 17, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए रिलायंस की कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आज की रिलायंस केवल रिफाइनरी कंपनी नहीं है, भविष्य के ग्रोथ इंजन्स हैं। जियो, भारत का विशाल डिजिटल इकोसिस्टम। रिटेल, देश के सबसे बड़े ऑर्गेनाइज्ड रिटेल नेटवर्क्स में से एक। न्यू एनर्जी, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, बैटरीज और ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम। एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जियो का डिजिटल इकोसिस्टम और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य में बड़ा अपॉर्चुनिटी एरिया हो सकता है। मीडिया, एंटरटेनमेंट और डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम भी रिलायंस के पोर्टफोलियो का हिस्सा है। पॉइंट नंबर 18, न्यू एनर्जी सबसे बड़ा फ्यूचर ट्रिगर। रिलायंस का न्यू एनर्जी बिजनेस आने वाले वर्षों में वैल्यूएशन का बड़ा ड्राइवर बन सकता है। कंपनी जामनगर में सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग और अन्य ग्रीन एनर्जी कैपेबिलिटीज विकसित कर रही है। एनुअल रिपोर्ट के अनुसार सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशनलाइज हो चुकी है और गीगा फैक्ट्री डेवलपमेंट पर तेजी से काम चल रहा है। अगर यह बिजनेस बड़े स्केल पर सफल होता है तो रिलायंस के लिए नया ग्रोथ साइकिल शुरू हो सकता है, लेकिन यहाँ एग्जीक्यूशन रिस्क भी है। पॉइंट नंबर 19, जियो, सबसे बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग फैक्टर। जियो, रिलायंस की सबसे महत्वपूर्ण फ्यूचर एसेट्स में से एक है। 2026 में जियो का सब्सक्राइबर बेस 500 मिलियन से अधिक के स्तर पर पहुंच चुका है और 5G एडॉप्शन भी तेजी से बढ़ा है। जियो की संभावित वैल्यू अनलॉकिंग, मोनेटाइजेशन और फ्यूचर कैपिटल मार्केट इवेंट्स रिलायंस के वैल्यूएशन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 20, रिलायंस के बिग डील्स और स्ट्रैटेजिक मूव्स। रिलायंस ने पिछले वर्षों में कई बड़े स्ट्रैटेजिक मूव्स किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण हैं जियो का अग्रेसिव टेलीकॉम एक्सपेंशन, रिटेल बिजनेस का नेशनवाइड एक्सपेंशन, मीडिया और एंटरटेनमेंट कंसोलिडेशन, डिज्नी रिलेटेड मीडिया ट्रांजैक्शन, न्यू एनर्जी में मेगा इन्वेस्टमेंट्स, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स, कंज्यूमर और एफएमसीजी ब्रांड्स का एक्सपेंशन। इन डील्स का उद्देश्य रिलायंस को एनर्जी से आगे बढ़ाकर कंज्यूमर और टेक्नोलॉजी लेड कंग्लोमरेट बनाना है। पॉइंट नंबर 21, पॉजिटिव पॉइंट्स। रिलायंस के पक्ष में सबसे बड़ी बातें हैं। 1, मजबूत ब्रांड। 2, विशाल स्केल। 3, जियो का लीडरशिप पोजीशन। 4, रिटेल का एक्सपेंशन। 5, जामनगर रिफाइनरी का कंपेटिटिव एडवांटेज। 6, डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल। 7, न्यू एनर्जी का बड़ा अपॉर्चुनिटी। 8, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन हिस्ट्री। 9, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ से सीधा फायदा। 10, फ्यूचर वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना। पॉइंट नंबर 22, नेगेटिव पॉइंट्स। अब रिस्क्स को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 1, ROE और ROCE बहुत ऊंचे नहीं हैं। 2, हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर। 3, O2C बिजनेस कमोडिटी साइकिल पर निर्भर है। 4, न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूशन रिस्क। 5, रिटेल में कंपटीशन। 6, टेलीकॉम में लगातार कैपिटल इन्वेस्टमेंट। 7, रेगुलेटरी और जियोपॉलिटिकल रिस्क्स। 8, बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस। 9, बड़े बिजनेसेस के कारण वैल्यूएशन एनालिसिस जटिल है। 10, शेयर प्राइस में वॉलेटिलिटी। 23, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। अब सबसे कठिन सवाल, रिलायंस की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। रिलायंस जैसी कंग्लोमरेट कंपनी के लिए एक सिंगल पीई फॉर्मूला से इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना सही तरीका नहीं है। इसके लिए सम ऑफ द पार्ट्स यानी SOTP वैल्यूएशन ज़्यादा उपयुक्त है। मेरे कंजर्वेटिव वर्किंग असम्पशंस में O2C, जियो, रिटेल, मीडिया और न्यू एनर्जी के अलग अलग वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए एक ब्रॉड फेयर वैल्यू जोन लगभग ₹1450 से ₹1600 के आसपास माना जा सकता है, लेकिन यह मेरी एनालिटिकल एस्टिमेट है, ऑफिशियल टारगेट प्राइस नहीं। मार्केट प्राइस, अर्निंग्स, डेट, जियो और रिटेल वैल्यूएशन और न्यू एनर्जी एग्जीक्यूशन बदलने पर इंट्रिंसिक वैल्यू भी बदल जाएगी, इसलिए इसे एग्जैक्ट टारगेट न समझें। पॉइंट नंबर 24, आज ₹1330 के आसपास क्या करें। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर स्टॉक लगभग ₹1330 के आसपास उपलब्ध है तो मेरी स्ट्रैटेजी होगी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, होल्ड। अगर आपने अच्छे वैल्यूएशन पर पहले से खरीद रखा है तो केवल शॉर्ट टर्म करेक्शन देखकर घबराने की जरूरत नहीं। न्यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अक्यूमुलेट इन स्टेजेस। पूरा पैसा एक साथ लगाने के बजाय अलग अलग लेवल्स पर खरीदारी बेहतर है। स्विंग ट्रेडर, वेट फॉर कंफर्मेशन।
रुपये 1350 से रुपये 1380 के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट या रुपये 1250 से रुपये 1270 के आसपास कंफर्म रिवर्सल का इंतजार किया जा सकता है। फ्रेश अग्रेसिव बाय, अभी बिना कंफर्मेशन के फुल क्वांटिटी खरीदना मेरी पसंद नहीं होगी। पॉइंट नंबर 25, रेटिंग। अब मेरी ओवरऑल रेटिंग: बिजनेस क्वालिटी 5 स्टार, मैनेजमेंट 4.5 स्टार, फंडामेंटल्स 4 स्टार, वैल्यूएशन 4 स्टार, ग्रोथ पोटेंशियल 5 स्टार, टेक्निकल सेटअप 3 स्टार, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल 5 स्टार, ओवरऑल रेटिंग 4.3 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। पॉइंट नंबर 26, फाइनल वर्डिक्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज सिर्फ एक ऑयल कंपनी नहीं है, यह एनर्जी प्लस टेलीकॉम प्लस रिटेल प्लस मीडिया प्लस न्यू एनर्जी प्लस टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन बन चुकी है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक का चार्ट अभी पूरी तरह बुलिश नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जियो, रिटेल, न्यू एनर्जी और O2C रिकवरी रिलायंस को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख इंजन्स हो सकते हैं। इसलिए मेरा निष्कर्ष है, शॉर्ट टर्म वेट एंड सेलेक्टिव बाय, स्विंग ट्रेड, ब्रेकआउट या सपोर्ट रिवर्सल का इंतजार। लॉन्ग टर्म अक्यूमुलेट, एग्जिस्टिंग होल्डर होल्ड, पैनिक सेलिंग नहीं। और अगर रुपये 1250 के आसपास मजबूत सपोर्ट मिलता है तथा फंडामेंटल्स में कोई बड़ा डिटेरिएशन नहीं आता, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वह जोन ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। अंतिम बात दोस्तों, रिलायंस जैसी कंपनी में सबसे बड़ी गलती यह होगी कि हम केवल आज का शेयर प्राइस देखकर फैसला करें। इन्वेस्टर को देखना चाहिए आज रिलायंस क्या है नहीं, बल्कि अगले 5 से 10 वर्षों में रिलायंस क्या बन सकती है। जियो कितना मोनेटाइज होता है, रिटेल कितना प्रॉफिटेबल होता है, न्यू एनर्जी कितना सफल होता है और O2C साइकिल कहाँ जाती है। यही 4-5 बातें आने वाले वर्षों में वैल्यूएशन को बहुत प्रभावित करेंगी। इसलिए मेरी नज़र में रिलायंस इंडस्ट्रीज इक्वल्स क्वालिटी बिजनेस प्लस स्ट्रॉन्ग फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज प्लस मॉडरेट करंट टेक्निकल रिस्क। लेकिन याद रखिए, ये व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क कैपेसिटी और वैल्यूएशन को जरूर देखें। अस्वीकरण डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल शैक्षणिक एवं जानकारी देने के उद्देश्य से है। ये किसी भी शेयर को खरीदने, बाय, बेचने, सेल या निवेश करने की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले स्वयं रिसर्च करें तथा आवश्यक होने पर सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। आपका प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।